इस सभा के अध्यक्ष महोदय, आप सभी अग्रजन और भारत के भविष्य, मुझे लगभग 20 वर्ष हो रहे हैं, 20 नहीं तो 20 वर्ष हो गए हैं। शायद ही कभी मैंने संकल्प का कोई सेशन छोड़ा होगा। छोड़ा इसलिए नहीं होगा कि विलिंगली, कोई मजबूरी रही होगी तो नहीं अगर रह पाए, लेकिन हमेशा जब भी इस तरह की बात करने का मौका मिला तो वापस आया। एक तो यूनिवर्सिटी का टीचर होने के नाते स्वाभाविक रूप से आप जैसे नवयुवकों से, नवयुवतियों से बात करने का अवसर मिलता है। उसके साथ साथ हमेशा एक चीज़ कहने का मौका मिलता है, क्या कुछ है जिसको नए ढंग से देखा जा सकता है। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं या मुझसे पहले जो कहा गया वही अंतिम वाक्य है, वही सही है। सत्य में अंत तक खोज जारी रहती है। सत्य की खोज वही होती है, उसका अंत नहीं होता कभी। और आज मैं जिस विषय पे बोलने जा रहा हूं उसका भी अपना एक छोटा सा इतिहास है। मेरी शुरुआत, आप लोग शायद कोई अगर हिस्ट्री का है इसमें या पॉलिटिकल साइंस या पुरातत्व का है, मेरी शुरुआत हड़प्पन सिविलाइजेशन से होती है स्टडी की। प्री हिस्ट्री, स्टोन एज कल्चर और हड़प्पन सिविलाइजेशन पे मेरी थीसिस है। उसके बाद किताबें हुई। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, ये सोचता है कि सिर्फ इतिहास ही हमारा कर्तव्य है या देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य होता है। ये देश बचेगा तो इतिहास भी बचेगा, और देश बचेगा तो अपना इतिहास भी वो जानेगा। लिहाजा कभी मन में ये बात आ जाती है कि कुछ ऐसे काम किए जाएं जो सीधे इतिहास की पुस्तकों में भले न हो, इतिहास बहुत जनरल लेवल पे भले न हो, लेकिन आपकी कॉन्शस उसे वहाँ ले जाएगी जहाँ से देश आगे जाएगा। और मुझे याद है कि पहली बार एनसीईआरटी में, आप लोगों को नहीं पता होगा, 2002 में पुस्तकें लिखी गई एनडीए एक के काल में। बहुत बच्चे रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों की पैदाइश ही 2002 के बाद की हो। एनसीईआरटी की जब किताबें लिखी गई तो बहुत बड़ा आंदोलन लेफ्ट और कांग्रेस ने चलाया। नारे दिए गए तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन, नारा दिया गया सेफनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मैं उससे जुड़ा हुआ था, जुड़ा ही नहीं था। एनसीईआरटी की जो इतिहास की किताबें, सोशल साइंस किताबें लिखी गई, न केवल 2 किताबें मैंने खुद लिखी थी, लेकिन पूरा कोऑर्डिनेट भी किया था। तो खैर, जहाँ अस्तित्व की बात आती है वहाँ आदमी लास्ट समय तक लड़ता है। तो ये बात कांग्रेस और कम्युनिस्ट की थी कि वो एक बार डिस्प्लेस कर दिए गए। उसके बाद से जब किसी बड़े से बड़े किले में अगर दरार पड़ जाती है, वो दरार बढ़ती ही जाती है, कमज़ोर होती ही जाती है नींव। आज मैं जिंदा हूँ ये देखने के लिए कि वो इतिहास से बाहर हो गए जो इतिहास की कल्पना सोचते थे। और मुझे इस बात का भी बहुत गर्व है कि इसकी शुरुआत कहीं की थी। जब ये देश एक राष्ट्र है कि नहीं है, ये बात जो मैंने आपसे कहा कि इसके पीछे भी एक छोटा सा कारण था कि मैं क्यों, आप, ये ज़माना गूगल का है। गूगल ना केवल इंफॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन करता है, डेमोक्रेटाइजेशन यू मीन everybody has equal opportunity to look at the information, उतनी नहीं है। It also gives the opportunity for democratization of knowledge. गूगल से आपके नॉलेज का भी डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सिर्फ इतना हुआ है कि गूगल में कोई एडिटर नहीं है,
गूगल में कोई ये बताने वाला नहीं है कि ये सही है ये गलत है, वो आपके व्यक्तिगत धारणा पर चलेगी। तो मुझे याद है मेरे, अगर आप गूगल करिए तो आप मक्खन लाला नेशन, आपको 6-7 आर्टिकल मिल जाएंगे। खैर, बात है मेरे ख्याल से जून 2004 की। अर्जुन सिंह जी, एनडीए गवर्नमेंट जा चुकी थी, कांग्रेस गवर्नमेंट वापस आ चुकी थी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में। अर्जुन सिंह जैसा पढ़ा लिखा आदमी एचआरडी मिनिस्टर था, अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया कि एनडीए और उससे जुड़े इतिहासकार किसी से जुड़ा नहीं होता सिवाय कम्युनिस्ट इतिहासकार के, कांग्रेसी के। मेरे जैसे लोग इतिहास से जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, किसी के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं है सिवाय इतिहास से। तो अर्जुन सिंह जी ने एक बयान दिया, किस राष्ट्र की बात करते हैं, किस भारतवर्ष की बात करते हैं ये एनडीए वाले, ये गैर पढ़े लिखे इतिहासकार। भारत नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं, ये तो अंग्रेजों ने हमें दिया है बना के। अंग्रेजों ने पहली बार इंडिया भारत नाम की चीज़ हमें दी है। ये आपने पढ़ा होगा तमाम जगहों पे, भारत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पढ़ा है ना आप लोगों की? नहीं पढ़ा अभी तक? पढ़ा होगा, नहीं बोलिए। अब क्या होता है, मैंने पढ़ा, मन में बहुत क्षोभ हुआ, गुस्सा से ज़्यादा दुख हुआ। मन में एक प्रश्न उठा, कोलंबस क्या ढूंढने निकला था? अगर भारतवर्ष, इंडिया एक राज्य ही नहीं था, एक देश ही नहीं था, तो कोलंबस और वास्को डी गामा ढूंढने क्या निकले? अब वो तो जा चुके हैं, उनसे बातचीत हो नहीं सकती कि माई बाप आप ही बताओ कि कहाँ ढूंढने निकले थे, जब इंडिया वाले खुद ही नहीं मानते कि इंडिया कोई चीज़ है। उसके बाद प्रश्न एक ये भी उठा, ग्रीक लिटरेचर में इंडिया का बहुत जिक्र है, 7th सेंचुरी बीसी से लेके लगभग 3rd सेंचुरी 5th सेंचुरी एडी तक। वो किस इंडिया की बात करते थे धरती पे, उसे खोजने के लिए अब दूसरा कोलंबस ले आई है। बात यह है कि अगर इंडिया नाम की चीज नहीं थी, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर के हिसाब से, अगर कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर कहता तो कोई बात नहीं है, अरे साहब आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपके हिसाब से अगर इंडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो फिर प्रश्न यही उठता है, एक नए कोलंबस को ले आइए जो इंडिया नाम की चीज़ ढूंढे कि क्या थी कि नहीं थी। बड़ी तकलीफदायक बात थी। तो मैंने, मुझसे चंदन मित्रा को याद होगा, आपको ध्यान होगा, चंदन मित्रा पायनियर के एडिटर थे। पायनियर अखबार अभी भी छपता है, आप लोग जानते होंगे। चंदन मित्रा ने कहा कि डॉक्टर साहब एक लेख हमको दे दीजिए। तो मैंने कहा आप फिर ये बंधन मत लगाइएगा कि 1200 वर्ड का होगा, ये बंधन मत लगाइएगा मेरे ऊपर, मैं 1200 वर्ड में बात अपनी कह नहीं पाता ठीक से। कम पढ़ा लिखा होने का ये भी डिसएडवांटेज होता है ना कि आप सूत्रों में बात नहीं कह पाते। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जो लिखेंगे वो पूरा छप जाएगा। मैंने कहा किस्तों में भी नहीं छपना चाहिए, एक ही बार में छपना चाहिए। 1.5 पेज उन्होंने अखबार के दिए। आज का जो अखबार है इसके 1.5 पेज में आर्टिकल छपा, वो इज इंडिया नॉट ए नेशन, ये उसी पायनियर लेख का प्रिंट आउट है, इज इंडिया नॉट ए नेशन, ये उसकी टाइटल थी। उसके बाद कई बार लिखा गया, और मैंने ये इंट्रोडक्शन के बाद लिखा कि आखिर हम, इंडिया इज नॉट ए नेशन, ये ब्रिटिश धारणा थी। हम इस अंग्रेजों की गुलामी से, आप लोग इधर नहीं आना चाहेंगे, अच्छा लगेगा ना पूरा, हम अंग्रेजों की इस गुलामी से कब मुक्त होंगे? क्या वास्तव में ग्रीक मूर्ख से जो उन्होंने इंडिया के नाम से चीजें लिखी, वास्को डी गामा को कुछ नहीं पता था कि वो ऐसी चीज खोजने निकला जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं इस दुनिया में? आगे आइए, कोई बात नहीं, हम पीछे बैठते थे, हम इसका एडवांटेज जानते हैं।
हम भी जब BA MA में थे तो पीछे ही बैठते थे, लेकिन उस जमाने मोबाइल नहीं था। तो क्या यही बात हुई कि आखिर क्या है ये। और फिर मैंने पढ़ा, इस पर ध्यान से कायदे से पढ़ा। लेख देने में मुझे करीब 3 हफ्ते लग गए, लेकिन कायदे से। अर्जुन सिंह ने कहाँ से कहा और लेफ्ट ने कहाँ से उठाया और कहाँ से ये बात बराबर चली, इंडिया इज नॉट ए नेशन। और आज भी कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता हैं, नेत्री नहीं नेता हैं, वो कहते फिरते हैं कि भारत एक तो राष्ट्र है ही नहीं है, इट इज कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ नेशंस एंड नेशनलिटीज। कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। एक थे जॉन स्ट्रेची। जॉन स्ट्रेची एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज जब बना 1868 में, तो वो उसके पहले प्रिंसिपल बन के आए थे। और जॉन स्ट्रेची का कंट्रीब्यूशन कई तरह से भारत में अपने हिसाब से है। मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा थे वो, और भारतवर्ष के बहुत बड़े शुभचिंतक थे। और तभी उन्होंने ये लिखा, शुभचिंतक न होते तो शायद ये कहते कि भारत एक बड़ी भारी आबादी है, लेकिन कहा नहीं, भारत तो बहुत ज़्यादा नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ रहते हैं, एक देश ये नहीं है। और उन्होंने 1880 में एक लेख लिखा, मैं कोट कर रहा हूँ मेन हिस्सा। मेरी आदत है कि मैं कोट करता चलता हूँ, क्योंकि जिससे कभी आपको, पहले मैं जाता था भाषण दे के आ जाता था, तो बाद में कहने की सुना कि ये तो लफाजी करते हैं, कहाँ मिलेगा पढ़ने को। उस दिन से मैंने तय किया 2 बातें, एक तो कोटेशन दूंगा, और दूसरी, कल जब मैं दूसरा लेक्चर है मेरा, तो मैं आपको कुछ किताबें दिखाऊंगा, ढूंढूंगा कि उसमें से आप कौन बनेंगे। उन किताबों में 2-4 नाम हैं, उसमें मैं आप में से उनको ढूंढने की कोशिश करूंगा। खैर, तो जॉन स्ट्रेची ने जो कोट सुन लीजिए, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू लर्न अबाउट इंडिया, दैट देयर इज नॉट एंड नेवर वाज एन इंडिया। Within quote I am talking about. There was never or even not in India. Any country or even any country of India possessing according to European ideas. अब ये यहाँ वो ईमानदारी बरत गए, according to European ideas, or any sort of unity, physical, political or social, religious, no Indian nation, no people of India, of which we hear so much. ये उनकी किताब है, मैं रेफरेंस बता, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। उनके हिसाब से भारत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई जियोग्राफिकल यूनिटी नहीं है, कोई रिलीजियस यूनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो भारत नाम की चीज़ नहीं है। एक और जो लोग सोशल साइंसेस के होंगे नाम सुना होगा, जॉन डुबाइस, फ्रेंच थे, उनकी एक बहुत फेमस किताब है, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर, मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एंड सिविल, एंड व्हाट डुबाइस रोट इन दैट बुक. A good observer will remark under general point of resemblance as much difference between a Tamil and Telugu, between Kannada and Maharashtra, as the one who perceives in Europe between Englishman and French. और वो लिखते हैं कि in one district you can find 5 nationalities. You know why? Because they speak 5 different languages. हाँ, भारत में बहुत अनकॉमन नहीं है। आप कभी बॉर्डर स्टेट्स पे जाइए, यूपी में जाइए तो मैथिली भी बोलेंगे, भोजपुरी भी बोलेंगे, अवधी भी बोलेंगे। उसी तरह से अगर आप कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर और कॉर्नर पे जाइए तो कम से कम 4 लैंग्वेज बोलते हैं वो। हिंदी तो बोल ही लेते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं, कन्नड़ा भी बोलते हैं, महाराष्ट्रियन भी बोलते हैं। जाओ, इट इज इनकंसीवेबल इन यूरोप कि डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपुल कैन लिव टुगेदर। यूरोप के जितने भी नेशन स्टेट हैं,
they are all based on language. इसीलिए आपके यहाँ कोई तेलुगु स्पीकिंग नेशन नहीं है, फ्रेंच नेशन है, ब्रिटिश नेशन है, क्या कहते हैं, ये अपना स्पेनिश है, ग्रीक है, इटालियन है. You don't have that kind of thing. Nation state is based on completely different notion in Europe. और यूरोप का क्राइटेरिया जब इंडिया के ऊपर लागू कीजिए, always remember culture, civilization and languages are product of the society. They are not nature कि हवा एक ही तरह की बह रही है, चाहे यूरोप की हो चाहे यहाँ की हो, कमोबेश नहीं. Something which is a gift of society itself, and social development is a process which undergoes differently in different countries. Always remember that. Social evolution is not a uniform phenomenon, and that is why in social formation, social practices, you are very different, maybe even from your relatives who may be a few hundred kilometers away. That is something very important to remember. अब उसके बाद क्या होता है हम बाद में लेंगे, लेकिन अब आपको एक चीज, नॉर्मली मेरी आदत है, if I have to give a reply to someone, I don't give reply by somebody written by my friend or somebody who is aligned to me ideologically. No, I will take the name. If I have to reply Romila Thapar, I will not quote Makhanlal, I will not quote XYZ. Whom I will quote? R.S. Sharma. I will quote D.N. Jha. I will quote Irfan Habib. अगर गलत है ये, तो भाई रे आप इरफान हबीब को कहिए गलत है, हमको क्यों कह रहे हैं? I am just saying that this is what is the correct situation. That is what I have done in this. When it came to the concept of nation, extensively I quote Gandhi ji, I quote Jawaharlal Nehru, I quote Bipin Chand Pal. If there is no India, abuse them. Why you are abusing Makhanlal? Makhanlal is talking about a India, and you say he is talking nonsense. So I quoted Jawaharlal Nehru, Gandhi ji, Bipin Chand Pal and others, and I said, if Jawaharlal Nehru in Discovery of India has written 10 pages, abuse him first. He was an idiot. He didn't know that there is nothing like India. That I will come to later on. But what India is all about, हम इसको लेंगे थोड़ा. What India is all about. आपको गांधी ने ये 1909 में जब ये पढ़ा था तो बहुत दुखी हुए थे, और उन्होंने हिंद स्वराज में बहुत अच्छा लिखा था. I will keep telling you all the references so that even if you don't remember, you don't accuse me that I have read on it. Hind Swaraj में लिखा, English have taught us that we are not a nation. Before we are not a nation. We were not a nation before, and it will require centuries before we become one nation. I am quoting Gandhi ji. British have taught us that we are not a nation. We will never be a nation. It will take centuries. This is without foundation. अब गांधी जी को भाई आप कहिए कि वो मूर्ख थे. This is without foundation. We were one nation before they came in India, British came in India. One thought inspired us. Our mode of life was same. He talks about life, not language. That's Gandhi ji. It was because we were one nation that we were able to establish one kingdom. Our leading men traveled throughout India either on foot or bullock cart. कोई कश्मीर से कन्याकुमारी जाना चाहता था तो 10-20 वीज़ा नहीं लेना पड़ता था उसको, पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी. रख लिया जितना रख सकता था, अन्यथा रास्ते में खाते पीते गांव में होते हुए. और हमेशा याद रखिएगा, ऋग्वेद का ये मंत्र है, भारत में अंग्रेजों के आने के पहले भूख से मरने की
कोई एविडेंस नहीं है इंडिया में. देयर इज नो एविडेंस ऑफ फेमिन एंड डेथ बाय फेमिन. यू नो द रीजन फॉर इट. ऋग्वेद का एक सेंटेंस है, एक मंत्र है, आपका पड़ोसी अगर भूखा है आपको नींद कैसे आती है? आपका पड़ोसी अगर भूखा है आपको नींद कैसे आती है? दिस वॉज द सेंटेंस, ऋग्वेद का है. वसुधैव कुटुंबकम तो है ही है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे किया. और गांधी जी ने यही बात कही कि हम एक नेशन थे, और यही बात कहते हैं चाहे पैदल हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, हम एक थे. लेकिन इसी को हम ऋग्वेद से लेके चलेंगे थोड़ा सा. अंग्रेजों में भी कुछ लोग थे जो बहुत कायदे से थे. और आपने जियोग्राफी देखी है इंडिया की. नॉर्थ में हिमालयन रेंजेस, नॉर्थ वेस्ट में सुलाइमान की थार रेंजेस जो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को अलग करती हैं. ईस्ट में राइट अप टू यू गो डाउन टू द बर्मा यू गेट, एंड इन साउथ समुद्र. इट्स completely an isolated mass. There is no country in the world except the islands. चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड हो, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, चाहे यूके का हो, there is no country in the world which is so well geographically demarcated as India is. That is why it was called one land mass. जाम्बुद्वीप भारत खंडे, कभी सुना है? जाम्बुद्वीप भारत खंडे एक लैंड मास था. लेकिन होता क्या है कि व्हाट यू देन फाइंड इज, इस एक लैंड मास में यू आर ट्रैवलिंग 2000 किलोमीटर्स एज द क्रो फ्लाई. स्ट्रेट अगर ट्रैवल करेंगे ऊपर जहाज से 2000 नॉर्थ टू साउथ, and 1900 miles, 2000 miles. 2000 miles is almost about कितना होगा? हाँ, 3200 किलोमीटर नॉर्थ साउथ, और लगभग 2000 किलोमीटर, 4200 होगा यार, कितना होगा बताइए छोड़. हाँ, और नॉर्थ साउथ 1900 miles is how much? Almost the same, 3000 kilometers. In Europeans' mind, it is inconceivable to have a country of this size. I was teaching in Cambridge University for fairly big time. I have traveled from London to Rome by car twice. इंडिया में असंभव हो जाएगा सोचना कि आप कार से कश्मीर से कन्याकुमारी ऑर्डिनरी आदमी जा सकता है. कार स्पोर्ट्स में जाएंगे. आई हैव ट्रेवल्ड ट्वाइस, और पता चला कि आप लंदन से चले, हॉलैंड से जर्मनी पहुंचने में आधा घंटा लगता है. हाँ, जर्मनी से फ्रांस आने में 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं. यहाँ तो पता चला कि आप दिल्ली से चले हैं, गाजियाबाद आधे घंटे में पहुँचे जरूर, लेकिन यूपी पार करते करते कल सुबह हो जाएगा मुगल सराय में. तो दे कुड नेवर थिंक दैट देयर कैन बी ए कंट्री सो वास्ट, नंबर वन. एंड नंबर टू, दे कुड नेवर थिंक दैट देयर कैन बी more than 650 languages, with 115 languages, having its own script, its own literature, and its own things. Unbelievable. It's inconceivable. No country in the world. तो ये उनकी भी संकुचित मानसिकता की समस्या थी. लेकिन वी ए स्मिथ ने अपनी एक किताब 1906 में छपी थी, अर्ली इंडिया, उसमें लिखा, इंडिया encircled as she is by sea and mountains is indisputably a geographical unit and as such
rightly designated by name. कुछ ब्रिटिश थे जिन्होंने माना it is a nature's geography India has been endowed with. और जैसा मैंने कहा कि जिस देश में 650 लैंग्वेजेस हों, जिसमें 150 लैंग्वेजेस की अपनी स्क्रिप्ट हो और अपना लिटरेचर हो, प्रिंटेड लिटरेचर हो, कैसे कोई मान ले कि हमारे बगल वाला फ्रेंच बोल रहा है वो हमारा नहीं है, वो अलग देश का है? उसके लिए तो ये समस्या हो जाती है ना. दैट इज द प्रॉब्लम. उसके बाद क्या होता है, भारत की ज्योग्राफी का और डिस्क्रिप्शन अगर जाइए तो फिजिकल ज्योग्राफी की बात की, नेचर की बात किया कि हिमालयन रेंज से लेके सुलाइमान किरथार रेंजेस से लेके बर्मा डाउन टाउन और साउथ में कंप्लीट आइसोलेटेड. और आप ये जानते हैं कि आपको बोलन पास के अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो वेस्ट से जोड़ता है. यू नो दिस. बोलन पास का तो नाम सुना होगा, सिल्क रूट में बहुत आता है. हम लोग जब पढ़ते थे ना सिल्क रूट की क्या समस्या थी कि हमारे एक मित्र थे विजय कुमार जी, बगल में बैठते थे हम लोग, तो जो हमारे टीचर थे उनको सेंट्रल एशियन रूट्स, लैंड सिल्क रूट ये सब पढ़ाते थे. तो एक दिन पढ़ाने के बाद कहा, विजय कुछ समझ में आया? कहा हाँ सर, एक चीज़ समझ में आई, लखनऊ की भूल भुलैया में तो जाके 2-4 दिन बाद निकल भी आएंगे, लेकिन यहाँ कहीं फंस गए तो फिर मौत की निजात है, कभी निकल नहीं पाएंगे यहाँ से. कह दैट समथिंग डिफरेंट, बट लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट. ऋग्वेद का आपको बता दें, नदी सूक्त बहुत फेमस है. पहला जियोग्राफिकल नॉलेज जो आपका ऋग्वेद का आता है वो है जिसमें ऋग्वेद नदी सूक्त में कहता है नदियों का नाम लेके, पहाड़ों का भी नाम आता है, लेकिन ऋग्वेद में जो आता है वो शुरू करते हैं गंगा से. इमम गंगे यमुने सतुती सतुती और चले जाते हैं कुबा, काबुल रिवर तक. दैट गिव्स ए नॉट ए सिंगल मिस्टेक in terms of sequence, in terms of location, in terms of this. That means they were extremely well aware of things. पंचनद का नाम आप सुना है, लेकिन वो तो पंजाब की है पंचनद. 5 नदियां जो बहुत सैक्रेड मानी जाती हैं इंडिया में, आपको पता है? किसी को पता है कि नहीं? बताइए. 5 नदियां जो सैक्रेड मानी जाती है. आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई लेखक पवित्रता की बात करता है, हमारी नदियां की बात करता है, हमारे नगर की बात करता है, तो सिर्फ अपने देश के बारे में बात करता है. कभी भी फ्रेंच अंग्रेजी की बात ना, अंग्रेज की बात नहीं करेगा, जर्मन की बात नहीं करेगा. कौन सी नदियां हैं 5 ऑल इंडिया की? गंगा च यमुने चैव गोदावरी विशतर सरस्वती. आप सोचिए, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेश, ये 5 नदियां हैं. जरा उनकी लोकेशन देख लीजिए कहाँ है. गंगा है, यमुना है, गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी है. और जब आप सोचते हैं कि जो आपके सैक्रेड शहर हैं, शहर नहीं है, शहर शब्द नहीं है, मोक्ष नगरियां हैं, जहाँ से आपको, जिनके दर्शन मात्र से आपको मोक्ष मिलता है, कौन से हैं वो? अयोध्या, मथुरा, एग्जैक्ट नहीं, इन लोगों को भी बोलने दीजिए. अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका, पुरी, द्वारवती सब 7 ये मोक्षदायी क्या हैं? जरा लोकेशन देखिए कहाँ है. किसी एक नेशन के, अगर एक नेशन है छोटा सा, तो उसमें मोक्ष देने वाली नगर 50 और देशों में फैले रहेंगे कि एक ही में रहेगा? कहीं 50 देशों में तो नहीं फैले रहेंगे ना. नहीं पता चला कि आप तो मोक्ष चाहते हैं, लेकिन बगल वाला जो है कह रहा वीज़ा नहीं दे रहा है, कह रहा कि तुम नरक जाओ, हम तो नहीं देंगे तुम्हें वीज़ा. ऐसा कंसीव किया जा सकता है ना
कि अगर आप मथुरा के रहने वाले हैं और आपको मोक्ष पाने के लिए द्वारका जाना चाहते हैं या पुरी जाना चाहते हैं, वीज़ा नहीं दे रहे हैं कि नहीं साहब आप तो नर्क जाओ, हम मोक्ष नहीं करने देंगे। इट डजंट हैपन लाइक दैट। आप जरा इन सब चीज़ों को देखिए कि कैसे नदियों को जोड़ा गया आपके साथ, पवित्र जगहों को जोड़ा गया आपके साथ, और उससे बड़ी बात ये, भारतवर्ष में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कभी नहीं पूछा गया। आपने कभी ये सोचा कि भारत में कौन से 4 वो हैं, क्या कहते हैं जिसको कहेंगे पिलग्रिमेज के लिए 4 सबसे बड़े तीर्थ स्थान? हाँ ना, देखिए बताते हैं आपको। जो 4 धाम हैं उसका नाम बताइए। हाँ, वो कहाँ कहाँ हैं जरा ये देखिए, लोकेशन आप देखिए कि हिमालय चले गए, वो पहाड़ी मतलब कोई मैदानी भाग में भी नहीं है। और उसके बाद आप एक चीज़ ये भी देखिए कि जो 4 मठ हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो पीठ और मठ दोनों अलग अलग हैं। शंकराचार्य ने स्थापित किए थे। शंकराचार्य कहाँ से आए थे? केरल से। क्या कहानी पढ़ के उन्होंने अपने माँ से कहा कि संन्यास लूंगा? आप जानते हैं शंकराचार्य मात्र 9 साल के थे। उसके पहले ही उन्होंने तय कर लिया था, चूँकि ऋग्वेद पढ़ा, सारे वेद पढ़े, पुराण पढ़े, और उस बालक की जरा कल्पना देखिए। कभी कभी आंख में आंसू हो जाता है, अन्यथा मत लीजिएगा, हमारी उम्र में पहुंचेंगे तो आपको भी बहुत लगाव हो जाएगा चीज़ों से। नदी में डूब रहे थे, मगर ने पकड़ लिया। माँ से कहते हैं कि ये मगर मुझे खा जाएगा, लेकिन मैं बच जाऊंगा अगर तू मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दे। उनका बेटा बच जा, तू संन्यास ले ले। मगर भी छोड़ के चला गया। जब घर आए तो संन्यास के लिए तैयारी किया। माँ रोने लगी तो उनका एक वचन दे दे बस, उनका कुछ भी, संन्यास के लिए मत रोकना, बाकी कुछ भी। उनका मेरे अंतिम दिनों में तो मेरे पास रहेगा। और वो वचन निभाया उन्होंने, वचन निभाया उन्होंने। अब उसके बाद फिर क्या होता है, 4 जगहों पे वो मठ स्थापित करते हैं। वो भी 4 कोनों पे हैं भारत के। ये आइडेंटिटी है। ये जो है कोई वो नहीं है कि हम जो है लैंग्वेज के बेसिस पे बांट देंगे, या हमारा भाई यहाँ राज करता है तो ये नेशन हमारा है, ये उनका है, नहीं। हियर शासन और शासक को भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय परंपरा, भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति से अलग रखा गया। राजा चाहे जो हो, वो अपना शासन आपके ऊपर नहीं लाद सकता। और अपना धर्म तो एक ही है, राजा का, प्रजा का पालन, लेकिन बाकी कुछ लाद नहीं सकता। यही वजह है कि चाहे चोल साम्राज्य रहा हो, चाहे हर्षवर्धन रहे हों, चाहे अशोक रहे हों, चाहे जो रहा हो, चाहे गुप्त साम्राज्य रहा हो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग शासक जरूर रहे होंगे, लेकिन न तो लोगों का मूवमेंट बंद हुआ, और न तो ये हुआ कि नहीं हमारा तो चोल साम्राज्य है, तो विष्णु और राम तो नॉर्थ में थे, हम यहाँ नहीं बनने देंगे कुछ। ऐसा कुछ नहीं था। इसी को आप नेशनल आइडेंटिटी कहते हैं। कल्चर, सिविलाइजेशन एंड योर वैल्यूज, सिंबलिज्म,
they constitute the national identity. नेशनल आइडेंटिटी, आज दोपहर को बहुत अच्छा भाषण सुनने को मिला। मेरा बड़ा प्रिय विषय है और उस प्रिय विषय में एक शब्द और मैं हमेशा जोड़ देता हूँ, द एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट वेरी फार। लास्ट में अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो आएगा टाइम बता देंगे। अब आप ये सोचिए कि जहाँ ये स्थिति रही हो, आपको सिर्फ नाम बदलते हैं, मुरुगन नाम हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आप जरा पकड़िए कि मुरुगन है कौन, गणेश जी का क्या नाम रखा गया, विष्णु भगवान को किस नाम से जाना जाता है तमिल में, आप पाएंगे कि वही है जो यहाँ। अतः ये सब डिस्कस करने के बाद आप जरा एक चीज़ सोचिए, मैं काफ़ी कुछ छोड़ दे रहा हूँ और एक रैमजे मैकडोनल्ड थे, हिस्ट्री किसी ने बार्डर पढ़ी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, 1936 में थे शायद प्राइम मिनिस्टर, आसपास ही। माई मेमोरी नाउ, आई एम 70, so sometime I feel that it's failing me, fortunately. He said, Hindus regard India not only as a political unit, naturally the subject one's sovereignty. Whoever holds the sovereignty, whether British, Mohammedan or Hindus, but as the outward embodiment. Always remember, political unity is outward embodiment, not the inside. Outward embodiment is still outward embodiment as temple, nay, even the goddess mother of his spiritual culture. Goddess mother of spiritual culture, इस पर अभी 2 सेंटेंस में बोलूँगा. He made India the symbol of his culture, not the political power. He, we Indians, made India his he made India symbol of his culture. He filled it with the soul in his consciousness of greater self. ये भारत की नेशनलिटी की डिफिनीशन थी, जिसमें लैंग्वेज के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें पॉलिटिकल पावर के लिए कोई जगह नहीं है। अगर जगह है किसी चीज़ के लिए तो स्पिरिचुअलिटी के लिए जगह है, सोल के लिए जगह है, कल्चर के लिए जगह है। दैट इज व्हाट वी हैड। और जो नेशनल की डिफिनीशन हमारे ऊपर ला दी गई वेस्ट से लाकर, वो बिल्कुल गलत थी। अब उस पर जाएंगे नहीं, चूंकि आप लोग भी ठंड के मारे सोच रहे हो किसी तरह ख़त्म करें ये जाएं लेकिन ऐसा करेंगे, कुछ चीज़ें हमारी आदत है। 44 years आई टॉट इन द यूनिवर्सिटी। मुझे याद है मई में रिजल्ट निकला था एमए फाइनल का, और 16 जुलाई को मुझसे कहा गया कल से पढ़ाने आना, और पहला पीरियड जो दिया गया था एमए प्रीवियस का था। कुछ मेरे दोस्त थे, वो उनको क्लास में बैठे थे, शर्म भी आती थी। खैर कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा थी। आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एनी एक्सेप्शनल। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फाउंडर डायरेक्टर रहे। समथिंग इज कॉल्ड गॉड्स ग्रेस ऑल्सो। इफ आई डोंट एक्नॉलेज गॉड, इफ आई डोंट एक्नॉलेज माई कल्चरल अपब्रिंगिंग, then I am not really somebody who can achieve alone on my own. No, in this achievement, all these things were there. Anyway, जब तो बिपिन चंद पाल ने बहुत बिपिन चंद पाल का नाम सुना है आप लोगों ने? One of the greatest writer on Indian political system. Take it my word. कभी पता नहीं, हो सकता है मैं बड़ा एंटी सोशल आदमी तो नहीं हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ। आई एम नॉट एंटी सोशल मैन, बट आई एम वेरी ए सोशल। ए सोशल का मतलब समझती है ना? नहीं समझते? somebody
who does not want to spend time too much with others, wants to be on his own. और शायद यही वजह है कि 7-8 हज़ार किताबों की लाइब्रेरी अपनी है, कहीं जाना नहीं चाहते, और दिल्ली इसलिए छोड़ना पड़ा। 3 कमरे मेरी पत्नी ने कहा कि हम तो आपकी लाइब्रेरी के लिए दिल्ली में 3 कमरे नहीं दे सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए दिल्ली से बाहर चलते हैं। तो हम लोग जो है दिल्ली में ले भी नहीं सकते 6-7 कमरे का मकान, तो वी बिल्ड ऑन फर्स्ट फ्लोर, इट इज़ आवर लाइब्रेरी, ग्राउंड फ्लोर हम लोग रहते हैं। बिपिन चंद्र पाल की किताब है, नेशनलिज्म पे छपी हुई है, ग्रीन कलर की, आप लोग देखिएगा, सब लोग देखिए। नेशनल डिफरेंशिएशन एमंग अस, बिपिन चंद्र पाल, therefore have not been based upon the territorial demarcation. Now this is something where territorial demarcation means political power. National differentiation among us therefore has not been based upon territorial demarcations only, or upon political or economic competitions and conflicts, but upon differences of culture. And that special character, that is culture, is the very soul and essence of our nationalism. That culture and that is the very soul of our nationalism. अब आपको जिस पार्टी के झंडा बरदार सबसे ज़्यादा कहते हैं कि इंडिया is not a country. I don't want to say anything about anybody's blood, anybody's lineage, anybody's this, how much they are Indian, how much they are this. I don't want to say. लेकिन जवाहरलाल नेहरू का सेंटेंस है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, नोट कर लीजिएगा, हम आपको पेज नंबर भी बता देंगे 11। रेफरेंसेस हमेशा हम लेके चलते हैं जिससे कि आप पूछें। ये जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पेज 37। इंडिया वॉज इन माई ब्लड। जवाहरलाल नेहरू किस इंडिया की बात करते हैं, उनकी पार्टी कहती है इंडिया नाम की चीज़ ही नहीं है। तो मैं तो ये समझ नहीं पाता कि अपना सिर फोड़ लूँ दीवार में मार के या क्या करूँ। इंडिया वॉज इन माई ब्लड एंड देयर वॉज मच इन हर that instinctively thrilled me, and yet I approached her almost as an alien critic. To some extent I came to her via West and looked at her as a friendly Westerner. और जवाहरलाल नेहरू में एक बात थी, आई एम ए ग्रेट क्रिटिक। अभी कल परसों 3 दिन लगातार जवाहरलाल नेहरू पुराण ही मैंने टीवी पे गाया, और आधे टाइम लोगों ने नाराज़गी दिखाई कि आज हम जिस स्थिति में हैं उसके लिए जवाहरलाल नेहरू बहुत जिम्मेदार हैं, लेकिन उनसे अच्छी अंग्रेजी लिखने वाला इस देश में कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। नो। As I grew, he continues, as I grew up and became engaged in activities which promised to lead me India's freedom, I became obsessed. एक तरफ वो कह रहे हैं India is in my blood, by I approached him through the West. बाहर पड़े थे ना जवाहरलाल नेहरू, तो 11 साल की उम्र में उन्हें भेज दिया था। जवाहरलाल नेहरू का इंटरेक्शन है किसी कलुए से नहीं था, ब्राउन स्किन से था ही नहीं, उनकी गवर्नेंस इंग्लिश वुमन थी, उसके बाद भेज दिया था। आई अप्रोच इट फ्रॉम वेस्ट, इसके बावजूद भी मैं इसलिए हैट्स ऑफ टू हिम। एज आई ग्रू अप एंड बिकेम एंगेज्ड इन एक्टिविटीज which promised to lead India's freedom, I became obsessed with the thought of India. I became obsessed with the thought of India. What was this India which possessed me and beckoned continually? What was this India apart from her physical and geographical aspects? Now this is a beautiful expression. What was this India besides its physical and geographical? Jawaharlal Nehru is approaching the same, what we have been talking about. बहुत बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? जवाहरलाल नेहरू फिर आगे लिखते हैं उसी में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। मैंने जैसा कहा कि स्ट्रेटेजिकली आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन एकेडमिक्स फॉर वन रीजन, आई नेवर रिप्लाइड यू फ्रॉम माई लैंग्वेज। आई विल ऑलवेज फाइंड समबडी
who talks about you and your friend. So कांग्रेस पार्टी कहे कि वो मूर्ख थे नेहरू, हम क्यों कहें? These journeys now, each and sometime repeat इसलिए करते हैं, language इतनी अच्छी लिखते हैं. I mean there are two people I admire. वो क्या कहते हैं उनका जो Naipaul, V.S. Naipaul and Jawaharlal Nehru. Nobody can write better English than him, except for somebody like Elder Thakzale. किसी ने इंग्लिश लिटरेचर का कोई है? छोड़ दिया सबने इंग्लिश. मत छोड़िए भाई. तो Elder Thakzale was one of the great. But anyway, what Nehru said, those journeys and visits of mine, जो जाते थे चारों तरफ, ये बहुत important है. Those journeys and visits of mine with the background of my reading gave me an insight into the past. To a somewhat bare intellectual understanding, विदेश से पढ़ के आए थे ना, bare intellectual बड़े बड़े थे, लेकिन कोई feeling नहीं थी, आत्मा नाम की चीज नहीं थी. To where intellectual understanding was added an emotional appreciation, and gradually a sense of reality began to creep in my mental picture. Bare intellectual जो था, उसकी आत्मा में, उसकी जीवन में वो चीजें आने लगी जो पहले जगह नहीं थी. And what he said, and the land of my forefathers became peopled with living beings. अभी इंटेलेक्चुअल थे तो उन्हें नहीं दिखाई देता था, लेकिन घूमने के बाद लैंड ऑफ माई फोर फादर बिगैन विद लिविंग बीइंग. फिजिकल था ना, एंड फिजिकल एंड दिस जो पहले उन्होंने कहा जियोग्राफिकल. नाउ दैट जियोग्राफी एंड फिजिकलनेस इज गेटिंग फिटेड इनटू द ह्यूमन बीइंग. अब वो ह्यूमन बीइंग क्या हैं? Who laughed and wept, loved and suffered. These people filling the gap, people who laughed, who wept, loved and suffered. And among them were the men who seemed to know life and understand it. And out of their wisdom, they had built the structure who gave India cultural stability which lasted thousands of years. Only Jawaharlal can write such a beautiful expression, despite him accepting that I was feelingless, I was intellectual. But look at the way he writes. Who wept people. बहुत लंबा है, मैंने काट दिया है सब, क्योंकि उन्होंने भारत के नंगे लोगों को देखा, भूखे लोगों को देखा, नंगे बदन देखा, महसूस किया उसे. Which cultural stability which lasted for thousands of years. This seemed to me something unique about the continuity of cultural tradition through 5,000 years of history. 5,000 साल के इतिहास को एक 4-5 sentences में सिमटना. You need to have a heart, and let me tell you, you need to have a language of poet. Intellectual की language ऐसी नहीं होती. It's only the poet. कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने लिखा तो नहीं, but you will be surprised to know that I translated from Persian and Urdu many literary books. किसी ने परवीन शाकिर का नाम सुना है यहाँ? गूगल करिएगा. I have never met her, but I wrote 2 volumes. Her biography is also on the table. I have never met her, never seen her. Just by her writing, I was so attracted. She died at the age of 42 in road accident. She was a great poetess. IS same as she was same as IS in India. One of the greatest poets, just named, write down Parveen Shakir. You will find she is talking your problem. You will find that she is talking
as if you are talking. Nevertheless, so that was Nehru's opinion. And why I said Parveen Shakir naam, language, you need to have that. Parveen Shakir appeared in IAS examination. Will you believe that one of the questions was, in that year when she appeared, one of the questions was, discuss the Parveen Shakir's literary contribution to Urdu literature. At IAS level, she is appearing, and one of the major question for 50 marks out of 100, discuss the importance of Parveen Shakir's literary contribution to Urdu literature. Unbelievable, isn't it? मैं उनकी बायोग्राफी लगभग 400 पेज की है. I've never met her, I never able to meet anybody, but just whatever she has written and published, unbelievable it is. देखिए, now he continues, but 5 minutes और. He continues, nationalism, is still one of the most powerful urge that moves the people, and round it cluster sentiments and traditions. सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद वो क्या लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू? That vision of 5,000 years, 5 साल का ये जो कल्चरल नेशनलिज्म का विजन है, the vision of 5,000 years gave me a new perspective, and that burden of the present seemed to grow lighter. आज का ये जो बर्डन है भारतवर्ष का, वो बहुत हल्का लगने लगा मुझे, क्योंकि वो 5 साल का इतिहास मेरे अंदर समा गया. 5 साल की वो भारत का इतिहास, भारत की नेशनलिटी मेरे अंदर आ गई है. That is what the present becomes meaningless. The present not only becomes meaningless, it becomes less burdensome if you know your history, if you know your culture, if you know your civilization, then you know what it is all about. You will be less happy, you will be less unhappy if you remember that your grandfather had a bicycle and you have a car. It may not be Mercedes or anything. You will be less happy, less unhappy if you remember your great-grandfather may not have even the car or bicycle. He walked, but you have a car. That is what you call burden and enlightenment from the past. Thank you. Any questions? You see, as a teacher, I have always left मेरा 55 मिनट के क्लास में I never spoke more than 50. Definitely 5 minutes will be left for you people. But here I can assure you that if it is 5 minutes is less, go ahead as long as you want. कोई question होगा किसी के मन में? देखिए ऐसा है, for God's sake I am not still a victim of my age, लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आदमी को दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है. तो जरा जोर से बोलिए, बाकी लोग भी सुने ना, या माइक दे दीजिए. अगर आपने जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी आपने जो बताई थी, आप उसको 5 मिनट लेकर एक्सप्लेन कर दोगे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी. वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे भी मेरी गूगल करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा मेरे नाम से. वो एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है. नहीं ठीक है, हम बताते हैं आपको. दिक्कत ये है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया है. लिखने की बात मैंने नहीं कही है, हमने पढ़ना छोड़ दिया है. ये बहुत बड़ी दिक्कत आई है. हम पहली बार मैंने जब आर्यन थ्योरी के अगेंस्ट लिखा 1986 में, बहुत यंग था. बैठिए, बट नहीं अच्छा नहीं लगता मुझे, आपने क्वेश्चन पूछ लिया. और मैंने ये कहा
आर्य बाहर से आए तो, और आर्यों की पहली किताब ऋग्वेद है, इसमें कोई डिस्प्यूट है नहीं है। और ऋग्वेद मेमोरी बेस्ड बुक है। ऋग्वेद में ऐसी कौन सी चीज है जो आर्य बाहर से आए जिसका जिक्र किया हो? फ्लोरा, फौना, रिवर्स, एनीथिंग is not beyond the borders of सुलाइमान के थार रेंजेस। उसके बाद कल्चरल की बात आई, कल्चर की बात आई, डिस्क्रिप्शन की बात आई, लंबा हो जाएगा। एक चीज बहुत अच्छा हुआ, आपने जीनोम टेस्ट के बारे में सुना है? डीएनए टेस्ट के बारे में सुना है? क्या पता चला? पता ये चला कि more than 50,000 skeletons, ancient skeletons, have been studied, and now by now more than 1.5 lakh DNA studied within India. You will be shocked to know that almost DNA of all people, चाहे वो तमिलनाडु के ब्राह्मण हो, चाहे चेंचूज हो आंध्र प्रदेश के, चाहे मक्खनलाल कायस्थ हो यूपी के, या ब्राह्मण हो कश्मीर के, सबके डीएनए एक हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट डीएनए ऑफ यूरोप बेस इज वेरी डिफरेंट देन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। और फैक्ट यह है कि यूरोप से कुछ भी आता डीएनए और जीनोम में नहीं दिखाई देता, वेयर एज व्हेन यू मूव डीएनए फ्रॉम इंडिया टूवर्ड्स दैट साइड, what you find is that beyond Sulaiman Kirthar ranges, DNA धीरे धीरे 7%, 2%, 1%, इंग्लैंड जाते जाते 1% हो जाता है। What things happen is that Indian DNA has moved from India to West and not other way around. ये आर्यन का लमसम है। बाकी हम आपको एक किताब, बड़ी मतलब लंबा आर्टिकल है। हाँ नहीं, देखिए ऐसा है, बताते हैं, बात यहाँ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन की नहीं हो रही है, बात आर्यन और नॉन आर्यन की है। मुस्लिम का डीएनए क्या है, हिंदू का डीएनए क्या है? मुस्लिम का जो हैं 10, 20, 50 करोड़ इंडिया पाकिस्तान में, उनका डीएनए वही है जो मेरा और आपका है, उनका डीएनए वही है। इसीलिए जब मराठी मानुस के लिए बाला साहब ठाकरे ने लिखा मराठी मानुस को रहने का हक है, तो मैंने कहा कि जो बम्बई का टैक्सी वाला जौनपुर और गोरखपुर से गया है, उसके डीएनए और आपके डीएनए में कोई फ़र्क नहीं है। या तो आप जौनपुर से बम्बई गए हैं, या तो ये बेचारा जो है बम्बई से जौनपुर आ गया था, इसके फोरफादर। इंडियन डीएनए इज वन, एंड देयरफॉर व्हेन वी टॉक ऑफ डीएनए, रिलीजन तो किसी का बनाया हुआ है ना, डीएनए नहीं, डीएनए तो वही ऊपर वाले ने दिया है, एनीबडी एल्स एनीथिंग। एक किताब है वीआईएफ विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से छपी है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में बड़े साइज की किताब है, डबल कॉलम में छपी हुई, उसमें करीब 80 पेज का मेरा आर्टिकल है आर्यंस के ऊपर। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉल्यूम 3 आप देख लीजिएगा, मेरा ही आर्टिकल है। आर्यन इशू पे, हर इशू पे एक एक आर्टिकल हैं, तो आर्यन इशू पे मैंने ही लिखा है, उसको आप देख लीजिएगा कभी। और मेरे ख्याल से आर्यंस पे, मेरे इंटरनेट पे, इस ज़माने में तो देखिए हम लोग जब पीएचडी कर रहे थे, कोई भी चीज़ जानना होता था ना, अब चलो भाई, वो तो हम डेक्कन कॉलेज पूना में पढ़ रहे थे, पूना की लाइब्रेरी में नहीं मिला, अच्छा चलो दिल्ली जाएंगे देखेंगे, वहाँ यहाँ नहीं मिला, वहाँ नहीं मिला। 3 एविडेंस देखने के लिए मैं 4 हफ्ते इंग्लैंड गया अपने पैसे से। अब वो समय बीत गया है, अब तो इंग्लैंड भी यही है, पूना भी यही है, और जेएनयू की लाइब्रेरी भी यही है। आप लोग बहुत भाग्यवान हो, आप यकीन माने, हम लोग एक एविडेंस देखने के लिए महीनों ढूंढते रहते थे, क्योंकि आर्टिकल ढूंढते थे, पढ़ते थे कि अब तो आपको पढ़ना भी नहीं है, वो 2-3 शब्द टाइप कर लीजिए,
आपको मिल जाता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आर्यन प्रॉब्लम तो आपको कुछ नहीं करना है, मक्खनलाल ऑन आर्यंस बस, ठीक है। एनीथिंग एल्स? Good evening, sir. My name is Shresht. Sir, my question is योर नेम इज Shresht. श्रेष्ठ। हम लोगों के ट्रेडिशन में आधा नाम पहला नाम था नहीं, लेकिन अब हो गया है। And sir, I want to ask a question. There is a country, Indonesia, and Indonesia has been following our culture for quite a while. So there have never been any DNA study or so that how they in the first place have been influenced by our culture, because उनके फ्लाइट का नाम भी गरुण है, गणेश जी उनकी करेंसी पर विद्यमान है, और पूरी जो संस्कृति है वो हमारे देश से ही प्रभावित है। तो इसके पीछे आपके विचार जानने की इच्छा है कि ये सांस्कृतिक मिलाप किस प्रकार आरंभ हुआ और कैसे चल रहा है। यूएनओ में चाइना के एक एम्बेसडर थे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर है, आसानी से मिलता नहीं जल्दी। चाइना के एम्बेसडर थे और उन्होंने यूएनओ में जो स्पीच दी वो सुनिए। उनका विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर, without sending a single soldier, India conquered whole of Central Asia and East Asia. सब मुंह देखने लगे, without sending a single soldier। और उसके बाद उन्होंने कहा, it is the Indian culture, Buddhism, Hinduism, which is spread all over. Before the conversion to Islam, they were all Hindu countries. अभी भी उस पूरे पॉकेट में बाली इज द ओनली प्लेस वेयर 90% आर हिंदू। दीज वर ऑल हिंदू कंट्रीज। और चूंकि आपने बात ये उठा दी है तो मैं आपको बता दूं, वेयर प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ 632 में होती है, 632 में, बाई 750, 118 years only, entire Central Asia, half of Europe has been conquered, including Egypt and some of the eastern portion of Africa, and converted to Islam to large extent. Jihad and उसको क्या कहते हैं, जो ब्रिटिश अमेरिकन अंग्रेजी वर्ड है, crusade. Jihad and crusade go on for 600 years. Except for the exam, and wherever they went, remember, Christianity, Islam, wherever they went, within a few years, original culture disappeared. 1494, Portuguese and Spanish went, and a civilization that was developed, Inca, Aztec, Maya, it was all destroyed on gunpowder in 5 years. They didn't have the gun, they didn't have the iron, they didn't have weapons. So wherever they went, original culture gone. By conversion, by threat, by that. But India is the only country which has been ruled by and large, not completely. South India was never under Mughals. Eastern India was never under Mughals. Part of Rajasthan and North. But by and large, for 1,000 years, central authority has not been Hindus. Still Indians survived. Why? Because of one reason. Sense of history and sense of belonging. Where you belong to. What is your, you have to be very careful with the words. Belonging. Where do you belong to? And when Islam came, except for 712 AD, Muhammad bin Qasim को छोड़ दीजिए, तो Muslims had to wait for 500 years at the border. 112 साल में सऊदी अरेबिया का छोटा सा पेनिनसुला वो पहुंच जाता है स्पेन तक, और उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है 500 साल। सेंस ऑफ बिलोंगिंग थे, लेकिन unfortunately something which sword could not destroy, it is greed
and loss of memory is destroying. Greed to have everything, loss of memory is sense of belonging. And therefore, please do teach yourself. Without identity, you are nobody. Without identity, believe me, you are nobody. And what is identity? Identity is not that you are a great scientist. No. Identity is not that you are a great philosopher. Identity is what is your culture, what is your civilization, where you have come from, what is your background. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लास्ट आप सुनिए. आपने कभी अंधेरी रात में गए हैं, सड़क पे जा रहे हैं और एकाएक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एकाएक सामने से बहुत तेज लाइट आती है, क्या देखते हैं? आंखें चौंधिया जाती हैं, एकदम अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता. दैट इज व्हाट द सामने से आता हुआ वो चीज़ है जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि हमें मिले, लेकिन इतनी चकाचौंध है कि कुछ नहीं. उसी समय पीछे से एक कार की लाइट आती है, आपकी आंखें पीछे नहीं देख रही हैं, सामने देख रही हैं, लेकिन पीछे से वो आती हुई लाइट आपको मीलों तक का रास्ता दिखा देती है. कहाँ साफ है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, कहाँ पेड़ गिरा हुआ है सड़क पे, दिखाई देता है ना. इतिहास और आइडेंटिटी वही चीज़ है, पीछे से आती हुई लाइट जो आपको ये बता देगी आप कहाँ से चले थे, कहाँ तक चले जाएंगे, क्या बाधा है, क्या नहीं है. थैंक यू वेरी मच. मैं पूरे सभागार की ओर से माननीय प्रोफेसर माखनलाल जी का आभार व्यक्त करती हूँ. आपने इतिहास को केवल तथ्यों में नहीं बल्कि समझ और संदर्भ के रूप में हमारे सामने रखा. आज का यह सत्र हमें भारत को अतीत,